एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी अभी पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी अभी दिया गया। वाणी परंपरा के पुनीत आयोजन में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, आदरणीय उषा जी, आशा जी, आदिनाथ मंगेशकर जी, मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के सभी सदस्यगण, संगीत और कला जगत के सभी विशिष्ट साथियों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण आयोजन में आदरणीय हृदयनाथ मंगेशकर जी को भी आना था, लेकिन जैसे अभी आदिनाथ जी ने बताया, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो यहां नहीं आ पाए। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, मैं अपने आप को बहुत उपयुक्त यहां नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूं कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे वो संगीत है। आप निस्पृह बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। और मेरे के लिए तो ये अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है।
अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना। तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे, वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने
संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर सम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं बल्कि साधिका मानती थी। और ये हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चप्पलें बाहर उतार देती थी। संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था। साथियों, आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें तो कभी कभी उलझन में भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं जब आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत की तरफ सोचने की कोशिश करता हूं तो अगर उसको सरल शब्दों में मुझे कहना है, उस अद्वैत के सिद्धांत को, ईश्वर का उच्चारण भी स्वर के बिना अधूरा है। ईश्वर में स्वर समाहित है। जहां स्वर है वहीं पूर्णता है। संगीत हमारे हृदय पर, हमारे अंतर्मन पर असर डालता है। अगर उसका उद्गम लता जी जैसा पवित्र हो तो वो पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घुल जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हम सब के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजुक में कर सकते हैं। और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था। और वीर सावरकर जी ने यह गीत अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी।
लता जी ने संभवतः कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेवा के ही क्षेत्र में जाना चाहती थी। लता जी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा उनके गीतों के जरिए भी प्रेरणा पाती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर सावरकर जी का लिखा गीत हिंदू नरसिम्हा हो या समर्थ गुरु रामदास जी के पद हो, लता जी ने शिव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें अमर कर दिया। आए मेरे वतन के लोगों और जय हिंद की सेना, ये वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबान पर अमर कर दी। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही पक्ष हैं। लता दीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमृत महोत्सव में हम जन जन तक लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में घुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। उन्होंने भगवत गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मीरा, संत ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता के गीतों को भी समाज के मन मस्तिष्क में घोला। रामचरितमानस की चौपाइयां से लेकर बापू के प्रिय भजन, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, तब सब कुछ लता जी की आवाज से पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रिकॉर्ड किया था, जो आज भी हर सुबह वहां बजता है। यानी संस्कृति से लेकर के आस्था तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। वैसा ही उनका व्यक्तिगत जीवन भी था। पुणे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सहयोग से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है। और देश में शायद बहुत कम लोगों तक ये चर्चा पहुंची होगी, कोरोना कालखंड में देश की जो इन्हीं चुनी अस्पतालें जिन्होंने सर्वाधिक गरीबों के लिए काम किया, उसमें पुणे की मंगेशकर अस्पताल का नाम है। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा हमारे संकल्पों का हिस्सा है, लेकिन विकास को लेकर भारत की मौलिक दृष्टि हमेशा अलग रही है। हमारे लिए विकास का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके साथ और सबके लिए विकास के इस भाव में
वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी शामिल है। पूरे विश्व का विकास, पूरी मानवता का कल्याण, ये केवल भौतिक सामर्थ्य से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी होते हैं मानवीय मूल्य, इसके लिए जरूरी होती है आध्यात्मिक चेतना। इसलिए आज भारत दुनिया को योग और आयुर्वेद से लेकर पर्यावरण रक्षा जैसे विषयों पर दिशा दे रहा है। मैं मानता हूं भारत के इस योगदान का एक अहम हिस्सा हमारा भारतीय संगीत भी है। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हम अपनी इस विरासत को उन्हीं मूल्यों के साथ जीवंत रखें और आगे बढ़ाएं और विश्व शांति का एक माध्यम बनाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है संगीत जगत से जुड़े आप सभी लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक नए भारत को दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मंगेशकर परिवार का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने दीदी के नाम से इस प्रथम पुरस्कार के लिए मुझे चुना। लेकिन हरीश जी जब सम्मान पत्र पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके मुझे नोट बनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में आप सबने देखा कैसे आजान और उसके बाद हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब बढ़ते बढ़ते देशद्रोह के मुकदमे तक पहुंच गया। देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ आसिफ भामला जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आसिफ साहब आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपके अलावा हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं एनसीपी से। बृजमोहन जी आपका बहुत स्वागत है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रकाश महाजन जी एमएनएस से। प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। आपके अलावा हमारे साथ शिवसेना से हैं आनंद दुबे जी। आनंद जी आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से अतुल पाटिल साहब हमारे साथ हैं। पाटिल साहब आपका भी इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। स्वागत भामला साहब आपसे करना चाहता हूं। लगातार आज बात कर रहे हैं सुबह से तमाम महाराष्ट्र के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, पार्टियों के। शिवसेना एनसीपी का कहना यह है कि दरअसल ये सारा खेल रचाया हुआ तो बीजेपी का है और ये नवनीत राणा, रवि राणा ये तो मोहरा हैं, पीछे इनके आप हैं और वो आपको कह रहे हैं शिखंडी। ये शब्द इस्तेमाल किया गया आपके लिए, संजय राउत ये बोले थे और आपकी वजह से ही मुसीबत में आज ये राणा दंपति। देखिए, भगवान की सराहना करना जो है कोई गैर कानूनी काम नहीं है या सरकार के विरुद्ध की कोई गतिविधि नहीं माना जाता है। जहां तक कि नवनीत राणा का विषय है, आपने देखा कि उन्होंने ये प्रण किया कि भाई वो वहां जाकर जो है हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। उसके बावजूद जो है उन्हें नोटिस सर्व किया गया। नोटिस सर्व करने के बाद वो तो वहां गई नहीं, अथवा हजारों की संख्या में उनके घर के नीचे लोग इकट्ठा हुए, वहां इतनी सारी दादागिरी हुई, वहां इतना अनधिकृत तरीके से उनके साथ पेश किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा जो है हिंदू भगवान की सराहना तो है, लेकिन ये आपत्तिजनक तो है ही नहीं। और चालीसा का अध्ययन करते हुए उन्होंने 153A जो है वो किसी तरीके से बैठता नहीं है, इसलिए बोगस केस क्रिएट करके एक और FIR दर्ज किया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस केस में दम नहीं है और उन्हें यकीनन बेल मिल जाएगी। और चूंकि उन्हें बेल नहीं मिले और चूंकि शासन प्रशासन का इस्तेमाल और दुरुपयोग का हम करने की स्थिति में है, इसलिए वो किया गया। और दूसरा बेल जो है, क्योंकि यदि पहला जो विषय उस पर तो उन्हें तुरंत बेल मिल जाती, और दूसरा केस FIR, और अगर FIR फाइल करना था तो दोनों FIR एक साथ फाइल करते। वो अगर आपको याद हो तो उन्होंने रजिस्टर किया था सेक्शन 353 IPC के तहत जो है जो चार्ज ऐड किया, जिसमें अरेस्ट मेमो में भी 353 का मेंशन नहीं है, तो और ये चार्ज मिसिंग है।
और हनुमान चालीसा जो है मैं ये नहीं समझता। अरे दर्शकों की सुविधा के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी जानकारी में उन पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा है एक मुकदमा है कि एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का। मैं बोलना चाहूंगा हाँ जी, कि एक लोक प्रतिनिधि चाहे लोकसभा के हो और विधानसभा के हो, उनको अरेस्ट करने के पहले कोई तो सैंक्शन लिया जाना चाहिए। और क्या ये जो अरेस्ट है, ये मैं मानता हूं कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है असंवैधानिक तरीके से हुई है, और दूसरा ये जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं, दफाएं लगाई गई हैं, ये इसीलिए सिर्फ कि उन्हें बेल ना मिल सके। आनंद दुबे जी बताएं, आपकी बात का आपकी बात का जवाब दे देंगे। आनंद जी, दो प्रश्न हुए। हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या गुनाह है, और दूसरा एक जनप्रतिनिधि से को गिरफ्तार करते वक्त जो भी कानून संवैधानिक जरूरतें हैं, जैसे मुझे कोई अभी कह रहा था कि स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है लोकसभा के, अगर आप लोकसभा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो नहीं किया गया, और ऐसी दफाएं राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया, इसलिए कि बेल मिल जाती नहीं तो आसानी से, फिर मजा नहीं आता आपको। सौरभ जी नमस्कार जी। देखिए, आसिफ बामला जी की सारी बातों का जवाब देता हूं। हम लोग बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं, खुद उद्धव जी पढ़ते हैं, बाला साहब जी पढ़ते थे, और पूरी शिवसेना पढ़ती है, लेकिन हम कभी प्रदर्शन नहीं करते। एक सांसद, हेलो, हाँ जी, आ रही है आपके पास। एक सांसद अमरावती से ललकार कर यह कहे कि हनुमान जयंती वाले दिन उद्धव जी यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया तो हम आकर आपके घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हिम्मत है तो हमें रोक लो। यह क्या है सौरभ जी? ये सद्भावना बिगाड़ना नहीं है? और उसके बाद यही नहीं रुकते, उसके बाद आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम तो जीते जागते आ गए, क्या बोला था हमने, हम आएंगे। और उसके बाद भी नहीं रुकते, उसके बाद कहते हैं कि जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम जाएंगे, हम मातोश्री के बाहर पाठ पटका पठन। आवाज नहीं आ रही। अब आप एक बात बताइए कि मुंबई पुलिस घटना स्थल पे मौजूद रही, मौके पर मौजूद रही, जो उनको उचित लगा उन्होंने कार्रवाई की। अब अगर मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया हो तो कोर्ट ने उनको फटकार क्यों नहीं लगाई, बल्कि आगे की तारीख दे दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और वही तो कह रहे हैं कि वो दफाएं लगा दी ना, राजद्रोह का चार्ज लगा दिया कि उस समय आईपीसी के तहत जो हमारी इंडियन पुलिस है, आईपीएस होते हैं सब, जो उनको उचित लगा उन्होंने विचार विमर्श करके धाराएं लगाई। मैं आनंद जी मैं एक बात आपसे बड़े विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं। एक सेकंड, मैं ये तर्क मैं बहुत सुन रहा हूं कि पुलिस ने जो उचित समझा किया, सीनियर आईपीएस अफसर होते हैं, अदालत ने क्यों नहीं किया। ये मैं आप तो नेता है और मैं भी इतना भूला नहीं हूं कि मैं ये मान लूं कि पुलिस जो है सब कुछ अपने आप करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछिए सौरभ जी। मेरा प्रश्न केवल इतना है, आप छोड़ दे, एक तो घटना स्थल क्या भाई, वो क्या मातोश्री पहुंच गई थी, वो मातोश्री पहुंच गई होती है, कुछ ऐसा कर रही होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता, तो आप पकड़ते, उन्हीं के घर पे पकड़ लिया। और वहां मौजूद कौन थे? शिवसेना के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। मौके को ही घटना स्थल कहते हैं, जहां दंपति थी, जहां दंपति बार बार हाथ दिखाकर ऐसे कह रही थी कि हम जाएंगे, वहां पर पुलिस ने जो उचित लगा वह कार्रवाई की, और कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से हमारी सरकार। मुझे एक लाइन में जवाब इतना दे दीजिए, चलिए बाकी आपकी राजनीति आपको मुबारक। राजद्रोह का मुकदमा कैसे लगा, मतलब कोई वजह बताइए ना। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि जो 153A है वह समाज में सद्भावना बिगाड़ने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। नहीं सर, इन सब की अलग अलग धाराएं होती हैं, लगते हैं इन सब की अलग अलग धाराएं होती हैं। जितने आरोप आप बता रहे हैं, राजद्रोह, देशद्रोह, देश के खिलाफ साजिश करना। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी राज्य के लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया के मुख्यमंत्री के खिलाफ आप चेतावनी भरे शब्दों में बात करेंगे और पुलिस आप पर कार्रवाई करे तो दुनिया के सारे बुद्धिजीवी उनके समर्थन में उतर जाएं। तो फिर मुझे लगता है सर, इसके अगर ये नियम आप बना रहे हैं ना, अगर आप ये परिपाटी तय कर रहे हैं, तो आज के बाद मुझे लगता है देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता जो है वो इस देशद्रोह के चार्ज से बच नहीं पाएगा। हर राज्य के अंदर अपोजिशन पार्टी मुख्यमंत्री के लिए यही भाषा इस्तेमाल करती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी यही भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो नहीं, कभी शिवसेना ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा चलिए जरा मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। अच्छा चले आदरणीय कहते हैं। अच्छा चलिए सर, ठीक है, मैं प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं। प्रकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? नहीं, अभी दुबे जी ने जो कहा कि कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वो वर्षा बंगला है,
और मातोश्री जहाँ बाड़ा साहब रहते थे, हम सब महाराष्ट्रियन लोगों का, हिंदू लोगों का एक मंदिर है। मातोश्री हमें, हमारे लिए मंदिर से कोई कम नहीं है। अगर राणा दाम्पत्य आके मातोश्री के सामने अगर हनुमान चालीसा पढ़ता तो इसमें शिवसेना को आपत्ति होने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि मंदिर हमारे लिए मंदिर है तो मंदिर के सामने पढ़ सकते थे, लेकिन शिवसेना इतनी बौखला गई है, वो समझ नहीं पा रही कि हम हिंदुत्व को पकड़े या छोड़ दे। जिनके साथ वो राज कर रहे हैं उनके साथ बैठे तो वो हिंदुत्व को पकड़ नहीं सकते, और हिंदुत्व को पकड़े तो वो छूट जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरह मैंने इसका जवाब दिया संजय राउत ने, महाजन साहब, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि असली हिंदुत्व हमारा है, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हाथ में गदा और तलवार लेकर चलते हैं, इनकी तरह घंटा लेकर नहीं चलते। नहीं, घंटे की बात छोड़ो, घंटा तो इंटीमेशन देने के लिए होती है। वो कौन सी गदा लेते हैं और तलवार लेते हैं मुझे मालूम है। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि उद्धव जी के यानी बाला साहब के हमारे फैमिली रिलेशन थे। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो संजय राउत कहते हैं, उनको मालूम है कि लोगों को सच्चाई पता है, लेकिन लोग बता नहीं सकते। वो बाला साहब गए और उनके साथ हिंदुत्व गया। बाला साहब अगर आज होते तो कभी ये इस तरह की बातें नहीं होती। बाला साहब खुद वो दोनों पति पत्नी को घर में बुला के हनुमान चालीसा अपने सामने पढ़ाने लगाते जी। अरे हनुमान चालीसा को आप विरोध कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों आजान सुने। अच्छा चले सर, एक बार मैं जरा श्रीवास्तव जी को लेना चाहता हूं, एनसीपी से हमारे साथ हैं। एक ये हनुमान चालीसा का विषय, अजान का विषय, ये एक तरफ चलिए रखिए, इससे शुरुआत हुई, लेकिन एक लार्जर इशू दिखाई दे रहा है बृजमोहन जी इसमें, वो है वेंडेटा पॉलिटिक्स। आपका आरोप रहा है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके आपके बड़े बड़े मंत्रियों को जेल में डाल चुकी हैं। तो आज जो इस दंपत्ति पर देशद्रोह का चार्ज लगा है, क्या यह मिसयूज ऑफ पावर नहीं है? सौरभ जी, बिल्कुल ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, क्योंकि मुंबई की पुलिस बहुत ही जिम्मेदार है। उसने कोई अगर डिसीजन लिया है तो उस पर अभी, चूंकि मामला सब जुडिस है, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे दूसरी कहना चाहता हूं। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक सांसद है जिनको कि अचानक रात को किसी समय एक उनको भविष्यवाणी हो गई कि उनको जाकर महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री के निवास पर ही जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको मालूम है कि एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी और खासतौर से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को भारत सरकार ने जेट प्लस सिक्योरिटी दी हुई है। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर को टेलीफोन करती या एक खत लिख देती कि भाई मेरे हृदय में आया है कि मैं आपके निवास स्थान पे आके हनुमान का पाठ करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री कभी भी इस बात को नकारते नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना इस देश में वर्जित थोड़ी है। जो जिस धर्म का पालन करता है उसको अपने धर्म की आस्था के अनुरूप अपनी बात करने का, अपना पाठ करने का, पूजा अर्चना करने की छूट है इस देश में। तो मैं नहीं सोचता कि उद्धव ठाकरे साहब इसके लिए कभी नकारते। बृजमोहन जी, मैं माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं आपको। देखिए, विषय ये नहीं है मेरा, मैं तो कहता हूं ये इनकी राजनीति है। जो भी वो कुछ कर रहे हैं राजनीति के लिए कर रहे हैं, इसमें आस्था मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, साफ है। लेकिन सवाल है कि आप कार्रवाई जो हुई है उस पर सवाल है। अगर ये 200 लोग लेकर मातोश्री के बाहर खड़ी हो गई होती और हंगामा कर रही होती, तब इनको पकड़ा जाता, तो मैं समझता बात को। प्लीज सुनिएगा, शिवसेना के कार्यकर्ता इनके घर के नीचे खड़े थे, उल्टा है। विरोधी कार्यकर्ता इनके घर के नीचे खड़े थे, इनको इनके घर से अरेस्ट किया गया। जी सौरभ भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति का जवाब आप क्या धार्मिक भाषा से दिलवाना चाहते हैं? वो तो राजनीति करें और आप बाकी के लोगों से अपेक्षा रखें कि वो उसको पूरी तौर से धर्म के आधार पर अपनी बात कहें। वहां पर वो जाए भी नहीं। जब उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा उठाया था तो उसका राजनीतिक जवाब सड़क पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये जरूरी है कि उस पर हिंसा नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं हुई। वहां पे शिव तो कह रहे हैं हुई, किरीट सोमैया की गाड़ी तोड़ दी, किरीट सोमैया के चेहरे से खून बह रहा था। मैं तो कल आपकी पूरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। मैंने कल आपको पूरा चैनल देखा। किसी भी शिव सैनिक ने वहां पर किसी भी प्रकार का अशांति ना तो फैलाई। एक बार जवाब दे रहे हैं बामला साहब आपको, बोलिए आसिफ साहब। ना उन्होंने कई वहां पे नियमों का उल्लंघन किया। कल जो किरीट सोमैया के संग हुआ, क्या वो योग्य है? आपको लग रहा है? अभी बात कर, अभी मैं आ जाता हूं किरीट सोमैया जी पे भी। एक जेड प्लस सिक्योरिटी वाले एक देश के माजी खासदार किसी को मिलने नहीं जा सकता है कोई जब परेशान है या किसी परिस्थिति में। वो मैं ये कहता हूं कि आप ये प्रश्न यदि एक हनुमान चालीसा के लिए 2 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर आप जरूर कहिए कि पूरे शासन प्रशासन, राज्य की जनता, इतने सारे कार्यकर्ता
दो महज लोगों के लिए इतना बड़ा आयोजन नियोजन करने की क्या जरूरत है? चुपचाप उन्हें आप नोटिस देते थे कि भाई आपको बाहर नहीं निकलना है, और बाहर निकलोगे तो आपको अरेस्ट कर दिया गया। ना वो घर के बाहर निकले, ना उन्होंने कोई गलत जो है रास्ता इख्तियार नहीं, किया। आसिफ साहब, इन्होंने ये भी कहा, मैंने सुना कि नोटिस तो उनको अमरावती में ही दिया जा चुका था, उसके बावजूद वो आए। भाई देखिए, उन्होंने आने का प्रयास किया, मुंबई आने के बाद मुंबई पहुंच गए वो, अमरावती पुलिस ने उनको नोटिस दिया। पुलिस महकमा काफी है, उधर कार्यकर्ताओं की झुंड लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता और मैं ये पूछता हूं आपको कि पूरे राज्य की सरकार को, पूरे कार्यकर्ताओं को, पुलिस महकमे को, शासन प्रशासन को महज एक छोटी सी बात के लिए। अच्छा चलिए आसिफ साहब, समय कम रह गया, अतुल जी भी इंतजार कर रहे हैं। अतुल जी 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। श्रीवास्तव जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। श्रीवास्तव जी की आवाज है। आसिफ जी मेरी बात भी सुन लीजिए, बोलिए। कि आपने सारी बात कर दी, किरीट सोमैया जी की आप बात कर रहे हैं। आप थोड़ा आदरणीय किरीट सोमैया जी से पूछिए कि आखिर उनके प्रति इतनी नाराजगी और नफरत क्यों पैदा हो गई है, तो ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं जिससे लोगों को नहीं श्रीवास्तव जी, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। कहीं एक आदमी की गाड़ी के ऊपर पत्थर चल जाए, उसको नुकसान पहुंचे, चोट पहुंचे, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आईएनएस विक्रांत का पैसे का हिसाब नहीं दे रहे, कुछ जनता का आक्रोश है, उसमें शिव सैनिकों का कोई लेना देना नहीं। एक बार अतुल जी को लाना चाहते हैं चर्चा में, समय निकल जाएगा। अतुल जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, इस सरकार की इस कार्रवाई की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया गया और जो धाराएं लगाई गई इनके खिलाफ राजद्रोह की, वो उचित नहीं है, क्या कहना है आपका अतुल जी? इसमें दो तीन बातें हैं सौरभ जी। मैं चाहूंगा आसिफ जी को, बड़े सरल स्वभाव के है वो बात सुन ले, थक गए वो बात करके। आसिफ मामला जी से तो होगा नहीं। ठीक है। आसिफ जी तो कर नहीं पाएंगे, उनके कोई मंत्री भी नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बड़ा चैनल है देश का। मैं ये चाहता हूं कि 7 RCR, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दूसरा तो कोई घर नहीं है, लोक कल्याण मार्ग जो है वो उनके घर के सामने मैं प्रभु श्री राम की पूजा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं तो हम उनको पूर्वज मानते हैं हमारे, तो मैं उनके घर के सामने जाके प्रभु रामचंद्र की पूजा करना चाहता हूँ। आप मुझे प्लीज, इंडिया टीवी से मेरी विनती है कि आप मुझे वहां पर परमिशन दिला दे। आप परमिशन दिला दे, मैं राहुल जी से परमिशन ले लूंगा और वहां आकर पूजा करूंगा, तो आप मुझे वो दिला दीजिए। बात ऐसी है कि ये महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, उसको डिसलॉज करने के लिए कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। विधानसभा के अधिवेशन में भी उस फ्लोर से जो वित्त मंत्री रह चुके 5 साल के मुनगंटीवार जी, बड़े आदरणीय नेता है हमारे विदर्भ के, वो कहते हैं कि फिर कहना मत 356 लगा दिया। पहले तो मैं इस बात का भी निषेध करूंगा कि एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे होता है। जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया, लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री, हमारे लोकतंत्र का पहला तत्व है। उठाकर ले गए, हाँ, एक बार उठा के ले गए उनको आसाम पुलिस। और मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, मैं निषेध कर रहा हूं मोदी जी का और मोदी जी के सरकार का, जो लोकतंत्र को कुचल रहे, उनके ऊपर UAPA भी लगाएंगे। मैं उसका पहले निषेध करता हूं। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। अब रही बात इसकी, तो ये सारा जो है ना, ये क्रोनोलॉजी समझिए आप। ST कर्मचारियों का आंदोलन होता है, इनके जमाने में जो मांगे की जाती है उनको नकारा जाता है, हकाल दिया जाता है, चर्चा भी नहीं होती है। उसमें सदावर्ती नाम का एक आदमी उतरा जाता है, उसको पकड़ा जाता है, सारी षड्यंत्र बाहर आ जाता है। वो उसको जो पकड़ के पुलिस गाड़ी में बिठाया जाता है, कहता है हमारे पीछे RSS है, हमारे पीछे देवेंद्र फडणवीस है, डरने की कोई बात नहीं है। रवि राणा को जब अरेस्ट किया तो वो गाड़ी में यही कहता है कि देवेंद्र फडणवीस जी, प्रवीण दरेकर जी, वो काउंसिल के LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो हमें मदद करेंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरसी बुनी जा रही है इस सरकार को टॉपल करने की। क्योंकि कुछ भी बात हुई तो राज्यपाल हाउस में चले जाते हैं। राज्यपाल हाउस में जाकर मानो वो भाजपा का कार्यालय हो गया हो। हर बात किस तरह आपका भी वही इल्जाम है कि ये सारी की सारी बुनी हुई साजिश है किसी तरीके से आपकी सरकार को गिराने की। अब ये इसके लिए ये आप भूमिका तैयार कर रहे हैं अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए, या जो आप कह रहे हैं वो सही है? इसकी चर्चा आगे चलती रहेगी। पर धन्यवाद करूंगा, समय इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।